नाटक का प्रारंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है। उन्होंने उस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। अब कृष्ण चैतन्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रति माह राजनीतिक मतलब पेंशन पाते हैं और वे प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य भी करते हैं। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपनी व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया। बच्चों, इस पूरे नाटक में सुनंदा और अमूल्य दोनों नायक और नायिका हैं और उन्हीं के उस पर कहानी पूरी चलती है। उसके माध्यम से वे ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी करते हैं। कृष्ण चैतन्य के कार्य उनकी पत्नी गायत्री को जरा भी अच्छे नहीं लगते थे और देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य को नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आने पर वे उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिलवा देते हैं। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन थी जिसका नाम था प्रभा। वो चैतन्य के यहाँ आती जाती है और चंद्रशेखर की पत्नी जो कि मालती है, जो थोड़ी सी विक्षिप्त हो गई थी, कृष्ण चैतन्य से अपनी पेंशन दिलाने का आग्रह करने के लिए उनके पास आती है, उनके हस्ताक्षर कराने के लिए, और उसको वो पहचान लेती है। वहाँ उपस्थित अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। बच्चों, फिर इसके बाद दूसरा अंक शुरू होता है। द्वितीय अंक की कहानी शुरू होती है विपिन बिहारी के निजी कक्ष से होती है। जो 5-5 पत्रिकाओं का मुख्य अधिकारी विपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। अमूल्य ने जो मुल्तान षड्यंत्र केस के विषय में विपिन बिहारी को बताया। सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य उसका मुखौटा लगाए हुए एक देशद्रोही हैं, किंतु विपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चों, जो कृष्ण चैतन्य था वो पहले मुल्तान षड्यंत्र केस में कृष्णदेव के नाम से जाना जाता था और वह अपना बाद में नाम बदल लेता है। तो सभी को यह पता चल जाता है कि जो आज का महान कांग्रेसी नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही और मित्रघाती मुखबिर कृष्णदेव है। और अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देखकर कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है और यातनाओं के कारण अमूल्य क्या करता है, वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। और कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को भी यह सब जानकर बहुत गिलानी होती है और वह अपने पति की सभी बुरे कार्य छोड़ने का परामर्श देती है। गायत्री का क्या होता है कि एक कार दुर्घटना के कारण वो टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो कृष्ण चैतन्य को आत्मग्लानि होती है और यहीं पर बच्चों दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तीसरा अंक है जिसमें कृष्ण चैतन्य का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से ही प्रारंभ होता है। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित भी करते हैं और गायत्री के बलिदान की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। सभी लोग शंकित है कि मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं वरन आत्महत्या का है। सुनंदा के द्वारा जो दी गई थी सूचना, वहाँ गुप्तचर विभाग के कृष्ण मोहन टमटा अधिकारी आ जाते हैं और सुनंदा अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी कागज चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वे विपिन बिहारी और उमेश चंद के जो उन्होंने कार्य किए थे, जो ब्लैकमेलिंग आदि के कार्य किए थे, उनका भी पर्दाफाश कर देते हैं। तभी मालती अपनी पेंशन के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, वे स्वयं को भी पुलिस के सम्मुख कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। विपिन बिहारी उमेश चंद को बंदी बना लिया जाता है और जो गुप्तचर अधिकारी कृष्ण चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वे अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं और अमूल्य के निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता है। उसके बलिदान इसमें जो आम आदमी है, जो एक अपरिचित व्यक्ति है, वह कहता है कि बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और तो बच्चों, इसी कथन के साथ ही यहाँ पर नाटक समाप्त हो जाता है। इस पूरे नाटक में भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग, राजनीतिक, इन सभी का समावेश है और इसी कारण ये नाटक पूरी हमारे मानसिक द्वंद्वता को भी दर्शाता है।